हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी एजुकेटर्स ने आपके लिए ऑलरेडी दो दो सेशन कंडक्ट करवा रखे हैं। यूट्यूब पे वो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो भी देखे होंगे। आज आप लोगों का स्वागत करता हूँ और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो आज ये कौन से नंबर का लेक्चर है? दिस इज लेक्चर नंबर 3। We have started chapter number 1, nature and scope of business economics. We are preparing as per new syllabus for September 2024 and January 2025. लेकिन सबसे पहले मैं आपको टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बेटा, हियर आई प्रेजेंट टीम महाबली। बेटा, बलियों के बली महाबली, जिन्होंने आते से ही मचा दी थी खलबली। तो महाबली टीम सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली टीम है ऑनलाइन स्पेस में। अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट कोई प्रोड्यूस करता है तो वो है अनअकैडमी, और उसके अंदर भी जो फ्लैगशिप टीम है दैट इज टीम महाबली। टीम महाबली इज ब्रिंगिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। कब स्टार्ट होने वाली है बैच? ये बैच स्टार्ट होने वाली है मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों 23 अप्रैल से, यानी कि बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। और हम कैसा पढ़ाते हैं ये तो आपने ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देख ही लिया होगा। तो सीए फाउंडेशन सितंबर 24 एंड जनवरी 25 के लिए आपके लिए आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इस बैच की खास बात क्या है? इस बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं बेहतरीन एजुकेटर, इंडिया के टॉप एजुकेटर, जैसे सीए राकेश कालरा सर, और चारों अलग अलग लोकेशन से भैया। सीए राकेश कालरा सर आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग, ये दिल्ली से पढ़ाएंगे आपको लाइव। फिर आपको मिलेंगे सीए शांतम गुप्ता सर। सर दो लोकेशन पे आपको मिलेंगे, एक तो वेस्ट बंगाल में मिलेंगे कोलकाता में, और साथ ही साथ आपको बेंगलुरु में भी मिलेंगे सर। कभी भी मीटअप वगैरह होगा ना सर, डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो सीए शांतम गुप्ता सर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ। देन वी हैव शिवानी शर्मा मैम फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शी इज फ्रॉम भोपाल। और मैं सीए आदित्य शर्मा, सीए के हब पुणे नगरी से बेटा आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो भैया चारों एजुकेटर चारों लोकेशन से दी बेस्ट एजुकेटर पिक करके लाए हैं, और टीम महाबली में आप लोगों को मिलने वाली बेस्ट क्वालिटी। टीम महाबली देखिए कितना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, आपके सामने उसका उदाहरण भी है। 357 आउट ऑफ 400। आपको लगता होगा सर इससे ज्यादा स्कोर करना चाहिए था। भैया 50% पासिंग है। 200 पे तो सीए में पासिंग हो जाती है, 400 में से 200 पे तो पासिंग है। 357 she has scored. Princey Kimsara. Then we have 349 Yash Vadwa and Bhumika Goyal scoring 345 marks. That's not all. 900 plus learners qualified, और ये वेरीफाइड रिजल्ट है। कभी कभी ना कोई लोग कोई भी रिजल्ट डाल देते हैं, अनवेरीफाइड रिजल्ट, बच्चे कुछ भी मार्क्स भर देते हैं, वेरीफाई नहीं करते। बट एट एन अकेडमी वी वेरीफाई ईच एंड एवरी डिटेल। तो वी हैव 900 plus learner who qualified in the recent exam. We have 130 plus learner who scored more than 300, and 357 is the highest mark. सबसे बड़ी बात यह है कि अनअकैडमी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रही है। जहां बाकी लोग सब्सक्रिप्शन 30-40 हजार रुपए में देते हैं ऑफलाइन का, ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन 20-22 हजार में मिलता है। यहां पर आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि 2 अटेम्प्ट कवर करेगा, एक बैच नहीं 2 अटेम्प्ट कवर करेगा। बेसिकली यू विल गेट ओनली एट 9,000 फ्लैट। 50% ऑफ जो चल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन यू विल गेट एट जस्ट 9,000। देखिए 50% ऑफ के ऑफर चल रहे हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, यू कैन बाय 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो एट 7,500, बट इट इज बेटर टू कवर योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 2 एग्जाम। तो अगर आप सितंबर और जैन दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन गो फॉर 9 मंथ सब्सक्रिप्शन एट जस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1,500। 1,500 रुपए बढ़ा दीजिए, 3 मंथ की वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। एक बार कोर्स और अप्लाई देख सकते। करना क्या होगा? अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन ओपन करनी है, या ब्राउजर पे जाके unacademy.com टाइप करना है, लॉग इन करना है, सब्सक्रिप्शन पे जाना है, कोर्स सिलेक्ट करना है सीए फाउंडेशन, ड्यूरेशन सिलेक्ट करिएगा आप अपने हिसाब से। वहां पर प्राइस बड़ा हाई दिखेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे डिस्काउंट कोड डालना पड़ेगा प्रो। जैसे ही आप प्रो कोड डालेंगे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ अनअकैडमी अनलिमिटेड दे रहा है, अनलिमिटेड व्यूज भी दे रहा है आपको, लेकिन एक चीज लिमिटेड है। क्या? ऑफर की एंड डेट। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, और ये ऑफर 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट से जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। समझ गए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइस, माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा,
your educator for the subject of CA Foundation Business Economics. I'm not going to just teach you business economics. I'm going to make this subject very interesting and very easy for you, my dear students. So I have taught more than 30,000 students in span of 6 years. On an average, मैं हर साल 5,000 प्लस बच्चे पढ़ाता हूँ. So I have cleared all the level of CA at the age of 22 in first attempt. इसे एक अकम्पलिशमेंट ही मानता हूं मैं, क्योंकि भैया इतना सारा सिलेबस ना वापस पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, तो एक बारी में करके मैं निकल लिया. आई एम डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ CA फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स. CA इंटरमीडिएट पे भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई हैव अ कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस एज वेल of 4.5 years in multinational company and belong from city Pune. I belong from city Pune and here I am considered one of the most loved educator. बच्चों का प्यार है, जो भी आज यहाँ तक हैं हम बच्चों के प्यार से ही हैं. एंड रिजल्ट की बात करें तो काउंटलेस बच्चे पास करवाए हैं, बहुत बच्चों के एग्जामिशन स्कोर करवाए हैं, बहुत बच्चों के 90 प्लस मार्क्स स्कोर करवाए हैं. लेकिन रियल कमाई तब होती है जब बच्चा बोलता है सर सब्जेक्ट इजी बन गया, सर सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, वो रियल कमाई है. और यही चीजें आप भी बोलेंगे और यही चीजें मैं सुनना चाहूंगा. ठीक है, चलिए टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं. जैसे मैंने आपको कहा, हम YouTube पर आप लोगों को 20 लेक्चर्स फ्री दे रहे हैं. कैसे सर? 5 लेक्चर अकाउंट्स के मिलेंगे, 5 लेक्चर मैथ्स के मिलेंगे, 5 लेक्चर लॉ के मिलेंगे और 5 लेक्चर इकोनॉमिक्स के मिलेंगे. तो ये लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे. आज जैसे मेरा 3rd लेक्चर है, इसके अलावा और 2 लेक्चर होंगे. फिर उसके बाद की पढ़ाई प्लस क्लासेस पर होगी. अगर आप प्लस क्लासेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो देखिए नीचे एक नंबर दे रखा है 8585858585. आप कॉल करिए और आपकी सारी क्वेरी क्लियर करवा देंगे. हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर सब्सक्रिप्शन भी इमीडिएटली दिलवा देंगे. सो 5 फ्री डेमो लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे. और बच्चा पार्टी, ये रहा उसका टाइम टेबल. कौन से चैनल पे हो रहा है? जिस चैनल पे आप हैं अभी, CA 360 फाउंडेशन. जरा ध्यान दीजिए, बिजनेस लॉ का टाइम है 8:30, उसके बाद मैं आऊंगा 10 बजे, फिर 11:30 स्टार्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट में रहेगा अकाउंटिंग. कितने बजे रहेगा बेटा? 1 बजे से लेकर 2 सवा 2 बजे तक रहेगा. ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का टाइम टेबल. ये तो है फ्री डेमो लेक्चर्स का टाइम टेबल. इसके बाद स्टार्ट होगी मेन बैच. मेन बैच का टाइम टेबल क्या है? जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है उसके अंदर सीक्वेंस यही रहने वाली है. सबसे पहले लॉ रहेगा, फिर इको रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा, फिर अकाउंट रहेगा. LEMA लीमा. तो लॉ, इको, मैथ्स, अकाउंट्स. लॉ कितने बजे रहेगा? सर वही टाइम, सुबह 8:30. मैं कब आऊंगा? 10 बजे आ रहा था ना यूट्यूब पे, यहाँ 15 मिनट्स और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 10:15 आऊंगा. ठीक है. मैथ्स कितने बजे स्टार्ट हो रहा था? 11:30 और 15 मिनट्स आगे पुश हो जाएगा, 12 बजे स्टार्ट होगा. 15 मिनट मैंने आगे खींचा, 15 मिनट मैम ने खींचा. और बेटा अकाउंट जो है आप लोगों का स्टार्ट होगा 2 बजे. सर बीच में तो बहुत बड़ा गैप हो गया, वो आपका लंच ब्रेक है. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, नो क्लास जोन रहने वाला है आप लोगों के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए. आराम से पढ़ाई करिएगा. देखिए आप 3:30-4 बजे तक फ्री हो गए, उसके बाद आराम से पावर नैप वगैरह लीजिए, उठिए, चाय नाश्ता करिए और फिर पढ़ाई पे लग जाइए. आपके कोई दूसरे काम भी नहीं अटकेंगे, कॉलेज की स्टडी भी नहीं अटकेगी, कुछ भी नहीं अटकने वाला. जस्ट इन केस इफ यू मिस आउट समथिंग, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो. ठीक है, और शाम को हम रिविजन करवाएंगे आपका. तो ये सारे प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे. चलिए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की. और जैसे कि आप जानते हैं, मैं कोई भी लेक्चर की शुरुआत जब करता हूं, सबसे पहले आपको कोई एक पॉजिटिव कोट जरूर सुनाता हूं. पॉजिटिव कोट सच में मिरेकुलसली हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं. भले ये सुनने में छोटी सी 2-4 लाइनें रहती है ना, पर बेटा इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को तो एटलीस्ट किल कर देते हैं. सो चलिए आज दलाई लामा का एक कोट पढ़ते हैं. जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे. यस डेफिनेटली. अगर आप सुबह अच्छे ख्यालों के साथ उठते हैं ना बेटा, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है. और वही अगर कोई इंसान मनुष्यत के साथ उठता है ना बेटा, तो उसका पूरा दिन खराब होता है. 24 आवर्स मिलते हैं बेटा. लाइफ 1 सेकंड में भी चेंज हो सकती है. अगर मान लीजिए आप किसी रेस में भाग रहे हैं, 1 सेकंड में आप फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे हो सकते हैं. तो 1 सेकंड भी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं. 1 सेकंड भी आपको वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है. आपके पास तो दिन के 24 घंटे, सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में दिन के 24 घंटे हैं आपके पास. सो एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमेशा आप शुरुआत करिए अपने दिन की, हमेशा आपका दिन अच्छा ही जाएगा. चलिए मैं लेक्चर की शुरुआत करता हूं, लेकिन ये है QR कोड. आपको अपने नोट्स डाउनलोड करना है, बड़े आराम से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए. ये रहा QR कोड, इसको सेव करके रख लीजिए. या फिर ये QR कोड आपको डायरेक्ट करेगा गूगल ड्राइव पे, आप वो गूगल ड्राइव के लिंक सेव कर लीजिए. वहीं पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे आगे चलकर भी, सॉफ्ट कॉपी भी. और हार्ड कॉपी कैसे बाय करना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो मैं आप लोगों को प्लस क्लासेस में बता दूंगा. बट सॉफ्ट कॉपी डेफिनेटली आप लोग यहाँ से देख सकते हैं.
सॉफ्ट कॉपी डाउनलोडेबल है, प्रिंटेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन। शुरू करें? ओके, तो आज मैं आपको अपने नोट से पढ़ाने वाला हूं। पहले तो कल का रिवीजन, फिर आगे का पार्ट। ठीक है, ये देखिए बच्चा पार्टी, ये रहे मेरे नोट्स। एकदम कलरफुल नोट्स मिलने वाले हैं, एकदम लाइवली नोट्स मिलने वाले हैं। हमने इसका बहुत पार्ट कल पढ़ा भी है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हम लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़े, और आगे का पार्ट अभी देखने वाले। पहले मैं आपको नोट्स दिखा दूं। ये देखिए, नोट्स हर चैप्टर के ऐसे ही मिलने वाले हैं, कलरफुल मिलने वाले हैं, एकदम लाइवली मिलने वाले हैं, और बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। ये देखिए कितने लाइवली एग्जाम्पल है। मतलब किसको नहीं पता होगा बाबूराव कौन है, किसको नहीं पता होगा अक्षय कुमार कौन है, सबको सब कुछ पता है। ये देखिए कितने बढ़िया एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, मजा आ जाएगा। अभी आगे के एग्जाम्पल और देखेंगे ना, एकदम हैरान हो जाएंगे, सर क्या भयंकर एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चैप्टर में तो और मजा आने वाला है आपको। डिमांड टॉपिक के अंदर तो मतलब आप बोलोगे सर डेफिनेटली अपने को तो इकोनॉमिक्स में भी करियर बनाना चाहिए। बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चा पार्टी, कल हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी थी। तो हम पहले उस बेसिक को रिवाइज करते हैं। बेसिक्स आपके सामने हैं, आप देख के रिवाइज कर सकते हैं। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एंड विच इज दैट ग्रीक वर्ड? ओइकोनोमिया। सो बेटा, ये जो इकोनॉमिक्स है ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीस से आया है, ग्रीस कंट्री से आया है। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मतलब होता है हाउस, और नोमिया मतलब मैनेजमेंट। तो ये जो वर्ड है ना ओइकोनोमिया, इसका पूरा मीनिंग होता है हाउस मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस मैनेजमेंट। 19th सेंचुरी तक इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। फिर फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किया किसने किया? सर एडम स्मिथ ने। कौन से साल में किया? इन ईयर 1776। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। इसको वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन के नाम से भी। फिर बेटे, हमने डिस्टिंग्विश किया वांट्स और नीड्स के बीच में। वांट्स का मतलब क्या होता है? वांट्स का मतलब होता है इच्छा, वांट्स का मतलब होता है डिजायर, और ये इच्छाएं और डिजायर्स जो हमारी ये अनलिमिटेड रहती है। वहीं दूसरी ओर नीड्स, नीड्स का मतलब होता है जरूरतें, और जरूरतें हमारी फाइनाइट होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स या फंडामेंटल भी देखेंगे, उसमें अनलिमिटेड वांट्स के बारे में बोला है, अनलिमिटेड नीड्स के बारे में नहीं बोला है। तो चलिए वो फंडामेंटल्स पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स के। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के 1 2 3 4 बताए थे। 1 मतलब अगर इकोनॉमिक्स को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है, कौन से वर्ड से इकोनॉमिक्स क्लोजली कनेक्टेड है, तो वो वर्ड है स्केयरसिटी। वो वर्ड है स्केयरसिटी। अगर आपसे इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल पूछे जाएं तो वे हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर्स रिसोर्सेस। बेटा, स्केयरसिटी भी 2 टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट स्केयरसिटी होती है, एक रिलेटिव स्केयरसिटी होती है। हम किस चीज की चर्चा करते हैं? हम रिलेटिव स्केयरसिटी की चर्चा करते हैं। सो अगर इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल पूछे तो वह है अनलिमिटेड वांट एंड रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस। एब्सोल्यूट स्केयरसिटी की चर्चा नहीं करते हैं। तीसरा, हम क्या करेंगे? सिर्फ ये रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स जान के हम क्या करेंगे? हम अलोकेट करेंगे। हम अलोकेट करेंगे, अलोकेट करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से कि सभी नहीं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स है एटलीस्ट वो तो सेटिस्फाई हो जाए। हमें एटलीस्ट हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिले, यानी कि मैक्सिमम यूज मिले। तो इकोनॉमिक्स को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है, देन दैट सिंगल वर्ड इज स्केयरसिटी। इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल जानने, अनलिमिटेड वांट एंड रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस। नाउ वी विल अलोकेट these scarce resources in such a way that not all but at least most important wants are satisfied, हमें highest valued use मिले। और लास्टली हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑब्लिक एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई एक आर्टिकल असिस्टेंट रहता है, वो मैन्युअली काम कर रहा रहता है, वो 3-4 रिटर्न से फाइल कर सकता था क्योंकि उसके पास भी टाइम लिमिटेड था। लेकिन जैसे ही मैंने उसका मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया लैपटॉप से, क्या उस रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? यस। तो इकोनॉमिक्स आपको ये भी सिखाएगा कि स्केर्सिटी तो है, वांट्स अनलिमिटेड ही होने वाली है, रिसोर्सेस रिलेटिव स्केर्स ही होंगे, अलोकेट करना हम आपको सिखाएंगे, पर हम ये भी सिखाएंगे कि कैसे रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जा सकती है। आइए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, वी विल स्टडी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर वो बीच का पार्ट वो इसके बाद आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा ना वो इसके बाद आएगा। एक प्रॉपर रिदम तैयार करने के लिए मैंने पहले ये टॉपिक लिया। ठीक है, स्मूथ होने दो, क्लियर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। वेट, अब ब्लर दिख रहा होगा। हाँ ये देखिए हो गया। तो बचा बाटी नया टॉपिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बचा बाटी नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो है, पर बेटा ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं हो रही है, ये पूरे के पूरे नेशन को हो रही है। सो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय नेशन। अब बच्चों यहां पर हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। पूछेंगे नहीं, जस्ट बता रहा हूं मैक्रो कॉन्सेप्ट, क्योंकि माइक्रो बात करता है इंडिविजुअल की, मैक्रो बात करता है नेशन की। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो नेशन फेस करते हैं। तो भैया सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिकली मीनिंग क्या होता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब होता है ऑल नेशंस, सभी नेशन, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट फेल। ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जिसे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। सो ऑल नेशन विदाउट एक्सेप्शन हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सभी नेशंस को, ऐसा कोई भी एक ऐसा नेशन नहीं है जिसपे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अप्लाई नहीं होती, सभी पे अप्लाई होती है। ऑल नेशन विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सभी नेशंस को स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों सर, क्यों इनको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, और उन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सर ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको बजट पता है, बजट गवर्नमेंट पेश करती है फरवरी के अंदर। फरवरी में गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है, गवर्नमेंट बताती है कि उनके पास पैसा कहां कहां से, कितने सोर्सेस से और कितना आने वाला है, ये एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड है, और कितनी जगह खर्च करने वाले हैं, कौन कौन से सोर्सेस में पैसा लगाना पड़ेगा। तो जब भी गवर्नमेंट बजट पेश करती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं लिमिटेड, और उन्हें लगाना तो होता है बहुत सारी जगह पे। तो गवर्नमेंट सब जगह तो लगा नहीं पाती, कुछ जगह थोड़ा लगाती है, कुछ जगह थोड़ा लगाती है, कुछ जगह बिल्कुल कैंसिल आउट कर देती है, कोई नेशनल प्रायोरिटी की चीज रहती है उस पर थोड़ा ज्यादा पैसा लगाती है। तो गवर्नमेंट को भी यहां पर स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से फाइनेंस नहीं हो सकते, सारी की सारी वेलफेयर स्कीम एक साथ गवर्नमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इमीडिएटली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा का पूरा फंड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, और जो पैसा आ रहा है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि भैया लिमिटेड पैसे को कहां लगाएं, कितना लगाएं, कौन कौन सी जगह लगाएं और कितना कितना लगाएं। तो ये है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ऑल नेशन, सभी नेशन को, चाहे आप सरप्लस बजट ही क्यों ना पेश कर रहे हैं, तो भी आप सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। बेस्ट इन क्लास एजुकेशन, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली एक साल में नहीं दे सकते हैं। सो ऑल नेशंस विदाउट फेल, विदाउट एक्सेप्शन हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। क्यों सर?
क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड और उनके होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ता है कि कहां पर ये पैसा लगाएं, कौन कौन सी स्कीम में पैसा लगाएं और कितना कितना लगाएं। जो स्कीम सिलेक्ट कर ली उसमें भी सारा पैसा नहीं लगा सकते। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 2 लाख करोड़ मांग रहा है और मेरे पास पैसे लिमिटेड है तो मैं वहां पे 1 लाख करोड़ ही डालूंगा। कुछ प्रोजेक्ट तो मैं कैंसिल ही कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो ये समस्या नहीं आती, या फिर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूज होते ही नहीं, मेरी 17 मांगे होती ही नहीं, मुझे सारा का सारा पैसा अगर इंफ्रा के अंदर ही डालना होता और बाकी की कोई चीज पे खर्च करना बाकी नहीं है, तो भी ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आती। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड और उनके भी हैं वेरियस यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल आए? तो गवर्नमेंट के सामने ये मुश्किल आती। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर हाइपोथेटिकली ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन ही क्रिएट कर दो कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड कर दिए जाए। हां, अगर आप हाइपोथेटिकली ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं तो नो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड अराइज। पर मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना। अनलिमिटेड रिसोर्सेस कैसे किए जा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। नेचुरल रिसोर्सेस भी अनलिमिटेड नहीं किए जा सकते, मैनमेड रिसोर्सेस भी अनलिमिटेड नहीं किया जा सकते, मनी रिसोर्सेस भी अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता। सो अगर इफ एट ऑल भगवान ने वरदान दे दिया भैया भारत को कि भैया अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, तो कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। या फिर बच्चा पार्टी, अगर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, सिंगल यूज है, तो भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर क्या बोले? वापस से बोला। मैंने आपको बोला सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो होते हैं लिमिटेड और उनके भी हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर हाइपोथेटिकली रिसोर्सेस को अनलिमिटेड कर दिया जाए, यानी मैनमेड रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, मनी रिसोर्सेस, सभी को अनलिमिटेड कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो फिर कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना, 17 जगह पैसा लगाना है ना, उसकी जगह सिंगल यूज कर दिया तो भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर सिंगल यूज का मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं। मान लो बेटा, आज मैंने क्लास में टेस्ट कंडक्ट करी और मैंने बोला जो बच्चा टेस्ट में टॉप करेगा उस बच्चे को मैं 5000 रुपीज जीपे करूंगा। मैं उसको 5000 रुपीज जीपे करूंगा। और मान लेते हैं एक बच्चा है आयुष नाम का। आयुष नाम के बच्चे ने टेस्ट में टॉप कर लिया, उसको 5000 रुपए मैंने जीपे कर दिया। क्या वो इस 5000 रुपए में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है? द आंसर इज नो। उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसका मतलब। अब ये 5000 में क्या क्या कर सकता है? सर ये चाहे तो शॉपिंग कर सकता है, सर ये चाहे तो गेम्स परचेस कर सकता है, सर ये चाहे तो एक मिनी ट्रिप पे जा सकता है, सर ये चाहे तो डिनर पे ले जा सकता है फैमिली को, सर ये चाहे तो कोई कोर्सेज बाय कर सकता है, कोर्सेज बाय कर सकता है। तो बेटा इसको सोचना पड़ेगा ना, क्या ये अपनी सारी वांट सेटिस्फाई कर पाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो इसको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या परचेस करा जाए, इसमें से कहां कहां पैसे खर्चे करे जाए, कितने कितने। लेट्स से इसने बोला कि मैं कोर्स परचेस कर लेता हूं 1000 रुपए का, और मैं शॉपिंग कर लेता हूं 3000 रुपए की, और मैं काम कर लेता हूं, मैं मिनी ट्रिप की जगह ना एक काम करता हूं, कोई जू पार्क वगैरह घूम के आ जाता हूं, खाना पीना भी हो जाएगा, 1000 रुपए वहां पे लग जाएंगे। तो बेटा इसको सोचना पड़ा। पर मान लीजिए मैंने बोला कि भैया, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने बोला कि जो भी बच्चा क्लास में टॉप करेगा मैं उसको 2 मूवी टिकट्स दूंगा, पुष्पा 2 के, पुष्पा 2 के 2 मूवी टिकट दूंगा पुष्पा 2 के। और वही बच्चा आयुष उसने टॉप किया। वो टॉप करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेंगे रिसोर्सेस, उसको मिलेंगे साधन, उसको मिलेंगे टिकट, जिसकी मदद से वो मूवी देख पाएगा। अच्छा, क्या वो इस टिकट की मदद से समोसे खा पाएगा? द आंसर इज नो।
क्या इस टिकट की मदद से कोई कोर्स बाय कर पाएगा? द आंसर इज नो। क्या इस टिकट की मदद से शॉपिंग कर पाएगा? द आंसर इज नो। क्या इस टिकट की मदद से गेम्स, मिनी ट्रिप या डिनर कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो बेटा देखो, मैंने उसको रिसोर्सेस तो दिए, लेकिन उसके कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, उसका तो सिर्फ एकमात्र सिंगल यूज है, दैट इज मूवी वॉचिंग। तो ये होता है रिसोर्सेस का सिंगुलर यूज का मतलब। तो देखिए, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देश के सामने समस्या कब आती है? जब रिसोर्सेस ही हमारे पास लिमिटेड हो और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूज हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कहां कहां कितना कितना पैसा लगाएं, तो देश के सामने समस्या आती है। अब कौन कौन सी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन कौन सी समस्या आती है? 4 प्रॉब्लम आती है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, पर समस्या आती है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली रिसोर्सेस को अनलिमिटेड कर दिया जाए तो कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा क्या? द आंसर इज नो। या फिर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूज, मल्टीपल यूज की जगह सिंगुलर यूज कर दिया जाए तो भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा क्या? द आंसर इज नो। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तभी आएगा जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं और, मतलब एंड, ओ आर और नहीं, हिंदी वाला और यानी एंड उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस। If resources are unlimited, no central economic problem. और if resources have only singular use, then also there is no problem. जितना पैसा है, जितने resources है, सारे के सारे लगा दो। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है ऑल नेशंस विदाउट एक्सेप्शन, कंपल्सरीली हर एक नेशन को सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई नेशन नहीं, चाहे वो डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो, अंडर डेवलप नेशन हो, लीस्ट डेवलप नेशन हो, प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी, आप कभी भी देखिए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि रिसोर्सेस हैं हमारे पास लिमिटेड और उनके हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर रिसोर्सेज हाइपोथेटिकली अनलिमिटेड कर दूं तो कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर रिसोर्सेज के सिंगुलर यूज हैं तो भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल कंट्री विदाउट एक्सेप्शन हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। क्यों? बिकॉज देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। इफ, ये वर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कभी आपने सोचा इफ का मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पे? इफ, अगर, अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड कर दिए गए तो पीपल वुड बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स, तो कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ऐसा होता है क्या? ये एक्चुअली नॉट पॉसिबल, एक्चुअली नॉट पॉसिबल। पर इन्होंने बोला इफ मतलब आप अज्यूम करो, तो अज्यूम कर ले। ऑल्टरनेटिवली, इफ रिसोर्सेस हैव सिंगल यूज, अगर रिसोर्सेस का एकमात्र यूज है, जैसे कि मैंने आपको कूपन दे दिया बुक माई शो का, देन ऑल्सो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। एग्जाम में सच में सवाल आता है कि अगर हम हाइपोथेटिकली रिसोर्सेस को अनलिमिटेड कर दे तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा क्या? द आंसर इज नो, नहीं आएगा। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक प्रॉब्लम। अब आप बोलेंगे सर देश के सामने तो हजारों समस्याएं आती है, कभी अपोजिशन कुछ बोल रहा है, कभी फॉरेन कंट्री कुछ बोल रही है, कभी हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर दबाव डाला जाता है, कभी आरबीआई की ऑटोनॉमी पे सवाल उठाए जाते हैं, कभी कितना प्रोडक्शन होगा इस चीज को लेकर सवाल होते हैं, कभी कितने गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने इसको लेकर सवाल होते हैं, कभी सर मंत्री के चरित्र पर सवाल होते हैं, कभी बेटा हमारे देश में कितने पैसे हैं उस पर सवाल होते हैं। तो सर सवाल तो हजारों है देश के सामने, तो हम कौन कौन से सवाल पढ़ने वाले हैं? आपको इतने सारे सवाल नहीं पढ़ने, 4 बेसिक सवाल पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स के एंगल से सिर्फ 4 बेसिक सवाल पढ़ने हैं। अब वो कौन से 4 बेसिक सवाल है, आइए मैं आपको बताता हूं। नाउ दीज आर 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देश के सामने 4 मुख्य सवाल आते हैं। कौन से? सबसे पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रखें। अरे अगर सारे रिसोर्सेस तुम आज ही करंट कंजम्पशन में सैक्रिफाइस कर लोगे तो फ्यूचर के लिए बचेगा क्या? तंबूरा। तो ये 4 सवाल देश के सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब समझा? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर 2 पॉइंट उन्होंने बोले थे, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं आपके पास, रिसोर्सेस लिमिटेड है और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करें और अब हम स्टार्ट करेंगे 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को।
मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा। चलिए, समझ गए। आइए इन चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट मतलब क्या प्रोड्यूस करना है। अरे भैया, नेशन के सामने सवाल आता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। नेशन के सामने सवाल आता है कि भैया गन्स प्रोड्यूस करें या ग्रेन्स प्रोड्यूस करें। अभी वीडियो को यहीं रोको, पॉज करो, सोचो। आप अगर किसी नेशन की जगह पर होंगे तो आप गन्स प्रोड्यूस करेंगे या ग्रेन्स प्रोड्यूस। पॉज करने के लिए बोला है, सच में पॉज करो और कमेंट सेक्शन में डालो कि आप गन्स प्रोड्यूस करोगे या ग्रेन्स प्रोड्यूस करोगे। और डायरेक्टली सिर्फ गन्स ग्रेन्स नहीं लिखना, गन्स प्रोडक्शन ग्रेन्स प्रोडक्शन ऐसा लिखना। चलिए बताइए, पॉज करिए। तो नेशन के सामने सबसे पहला सवाल आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। आखिरकार भाई साहब क्या प्रोड्यूस करना है। अगर आप होंगे तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे। आप गन्स प्रोड्यूस करेंगे या ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ग्रेन सोचा होगा, लेकिन कुछ बदमाश नटखट बच्चों ने गन्स लिख दिया होगा। द करेक्ट आंसर इज आप दोनों प्रोड्यूस करेंगे। यू विल प्रोड्यूस बोथ। आप गन्स भी प्रोड्यूस करेंगे, ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करेंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस प्रपोर्शन में प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए इंडिया जैसी कंट्री है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इंडिया विल प्रोड्यूस ग्रेन्स मोर एंड गन्स लेस। बट कंट्री लाइक रशिया वेयर वॉर लाइक सिचुएशंस आर गोइंग ऑन, वो ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे लेकिन गन्स तो उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देश के सामने सवाल आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कोई एक चीज थोड़ी प्रोड्यूस करनी है। क्या क्या प्रोड्यूस करना है सब सोचना पड़ता है, और कितना कितना प्रोड्यूस करना है। हजारों कमोडिटीज का प्रोडक्शन करवाना पड़ता है। एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाना है, हेल्थ केयर के ऊपर पैसा लगाना है, रूरल रिहैबिलिटेशन के ऊपर पैसा लगाना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर पैसा लगाना है, रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना है, डिफेंस के अंदर पैसा लगाना है, बहुत सारी जगह पे पैसा लगाना है। तो गवर्नमेंट नीड टू डिसाइड व्हाट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो इन व्हाट क्वांटिटी। तो देश के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, पता है इस सवाल के अंदर एक और हिडन सवाल छुपा हुआ है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सर सब कुछ बनाना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब ये सवाल एक नहीं है, दो सवाल है कि सर क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। सर ये गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करती है। गवर्नमेंट बनाती है बजट। गवर्नमेंट देखती है उनके पास पैसा कहां से आने वाला है, और जब बजट आता है तब गवर्नमेंट बोलती है हम यहां पर इतना खर्चा करने वाले हैं, हम यहां पर इतना खर्चा करने वाले हैं, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इतना पैसा देने वाले हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए इतना पैसा देने वाले हैं, हम बैंकिंग सेक्टर को इतना पैसा देने वाले हैं। बात समझ रहे मेरी। तो ये सॉल्व होता है बजट के थ्रू। सो सवाल है, पहला सवाल व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ये सवाल क्या बोलता है कि भैया कौन से, विच goods and services are to be produced and in what quantity। तो कहने के लिए एक सवाल है पर एक्चुअली इसमें दो सवाल छुपे हैं। तो आपको समझ में आया, पहला सवाल जो देश के सामने है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दूसरा सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, सर हाउ टू प्रोड्यूस में क्या समस्या है, जैसे बनता है वैसे बना दो। नहीं 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 नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हम यहां पर लेबर का प्रयोग करें या फिर कैपिटल का प्रयोग करें। हम लेबर इंटेंसिव हो जाए यानी लेबर का ज्यादा प्रयोग करें, या कैपिटल इंटेंसिव हो जाए, इंटेंसिव यानी कि ज्यादा प्रयोग। तो हम यहां पे लेबर का प्रयोग करें या कैपिटल का प्रयोग करें, यह भी देश के सामने सवाल होता है।
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आप बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव बन जाओ। पर मेरे प्यारे बच्चों जरा सोचिए, अगर हम सभी लोग कैपिटल पे स्विच हो गए तो लेबर उसको तो काम ही नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मरे लेबर, हमें क्या? बेटा अगर लेबर को काम नहीं मिलेगा तो सोचिए किसी ना किसी दिन आपके ऊपर भी वो गाज पड़ेगी, किसी ना किसी दिन आप भी निकाल दिए जाएंगे। अच्छा समझो आपको निकाल नहीं रहे, फिर भी लेबर को काम मिल रहा है क्या? नहीं। लेबर कमा रहा है क्या? नहीं। लेबर के पास पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं। क्या लेबर डिमांड क्रिएट कर पाएगा? नहीं। क्या लेबर गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगा? नहीं। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज ही बाय नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा माल किसको बेचोगे? अगर हमारे देश में मेजरली लेबर अगर अनएम्प्लॉयड है तो तुम किसको गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे? तुम कैसे कमाओगे? बात तो सही है सर, सोचने वाली। तो सर लेबर को काम देते थे, पर बेटा अगर मान लीजिए हमारे देश में लेबर ही नहीं है ज्यादा, तो जैसे यूएस जैसी कंट्री, तो फिर सर कैपिटल में दे देना काम। तो बेटा यहां पर गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि लेबर इंटेंसिव करें या कैपिटल इंटेंसिव करें। लेकिन ये सवाल का जवाब थोड़ा आसान है। अगर आपके देश में लेबर ज्यादा है, अगर आपका देश लेबर ओरिएंटेड है जैसे इंडिया, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करो। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में आज भी लेबर ही ज्यादा यूज करे जाते हैं। लेकिन अगर आपके देश में कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है, लेबर कॉस्टली है, तो आप कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। जैसे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, आपने बीपीओ के बारे में सुना है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने केपीओ के बारे में सुना है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने एलपीओ के बारे में सुना है? लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। होता क्या है, कॉल सेंटर बेसिकली आप लोगों के लिए होता क्या है बेटा, यूएस जो है ना ये कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। यहां पर लेबर बहुत कम है, इसलिए लेबर बहुत महंगी है। लेबर का सप्लाई नहीं है तो लेबर बहुत महंगी है। तो वहां पे जो भी लेबर है ना बहुत पैसा मांगती है, एक एक घंटे के 20-20 30-30 डॉलर मांगती है। $20 मतलब पता है कितने हो गए एक घंटे के? 20 इंटू 80, एक घंटे के 1600। 8 घंटे तो काम करते नहीं, इंटू 7 वो एक दिन के 11,200 मांगते हैं। इंटू 25 डेज अगर वो वर्क करते हैं तो 2,80,000 रुपए मांग रहे हैं। $20 से कम तो मांगते नहीं है। अब यही लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना ना बैक ऑफिस जो है इंडिया में ओपन कर लेते हैं। नाइट शिफ्ट वगैरह देखी होगी। तो अगर मान लो कोई कस्टमर को तकलीफ है तो वो कॉल करता है, वो कॉल रीडायरेक्ट होके इंडियन के पास आता है। इंडियन उसको पूरा समझा देता है कि भैया ये सॉफ्टवेयर को ऐसे चलाती है, ये मशीन ऐसे चलती है, बेसिकली कॉल सेंटर। केपीओ भी वैसे ही रहता है, यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग होती है। एलपीओ में लीगल समझाते हैं, लीगल एंगल समझाते हैं। और इनको सैलरी कितनी देते थे? 25,000, 30,000, 40,000 रुपए महीना। तो जरा आप समझिए कितना सस्ता है इंडिया में लेबर। तो इंडिया के अंदर जो काम होते हैं मेजरली लेबर इंटेंसिव होते हैं, और हम भी बहुत खुश रहते हैं बेटा। क्यों खुश रहते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे देश के लेबर को रोजगार मिल रहा है। और यूएस वाला भी खुश है, क्यों? क्योंकि उसके यहां लेबर महंगी थी, उसका सेम काम सस्ते रेट में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कैसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, अगर आपके देश में लेबर ज्यादा है तो काम आप लेबर से ही करवाइए, क्योंकि लेबर को काम मिलेगा, लेबर के पास पैसा आएगा, लेबर डिमांड क्रिएट करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगा, तुम्हारा ही तो माल बिकेगा। और अगर देश कैपिटल इंटेंसिव है तो आप कैपिटल गुड्स बनाइए, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से बनाइए, कोई समस्या की बात ही नहीं है। पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी नेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, सर कैसे प्रोड्यूस करें। तो यहां पर आपको टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना पड़ता है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना पड़ता है। लेबर इंटेंसिव रखें या कैपिटल इंटेंसिव रखें। अगर आपके देश में लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव। दो सवाल हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देखिए हमारे पास, देश के पास पैसा तो लिमिटेड है, सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं किया जा सकता। आप बोल दे कि भैया, मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे घर के सामने से फ्लाईओवर जाना चाहिए, नहीं बना सकते भाई। आप बोलेंगे मेरे घर के सामने बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, रोड को चौड़ा कर, तो नहीं है पैसा भाई। अभी हमारा ध्यान हेल्थ केयर के ऊपर है, अभी हमारा ध्यान एजुकेशन के ऊपर है, अभी हमारा ध्यान डिफेंस के ऊपर है। तो सभी की सभी मांगे तो पूरी होने से रह गई। तो यहां पे गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि भैया किसके लिए क्या क्या बनाना, रूरल एरिया के लिए क्या करना है, ठीक है, यूथ के लिए क्या करना है,
मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए क्या करना है, सीए एस्पिरेंट्स के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि सोसाइटी का जो शेयर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितना कितना देना है। तो जो पैसा आता है उसको किसको कितना कितना रुपया देना है, गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यहां पे लोगों का कितना शेयर है, शेयर डिसाइड करना पड़ता है। सब लिखा हुआ है बुक में, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि भैया जो भी नेशनल आउटपुट बनेगा उसमें कौन से वर्ग का, कौन से सेक्शन का कितना शेयर है, कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबको सब कुछ नहीं मिलेगा भाई, रिसोर्सेस लिमिटेड है और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमने डिसाइड तो किया है कि भैया क्या प्रोड्यूस करना है, पर किसको कितना मिलेगा ये भी सोचना पड़ता है। तो ये भी बजट के थ्रू ही पता चल जाता है। जैसे गवर्नमेंट जनरली अपना पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं को करती है या फिर पुअर लोगों को करती है। मिडिल क्लास तो भैया मतलब मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बजा के चले जाता है बेचारे को। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, और अमीर अमीर तो सरकार चलाते हैं। ये 3 पॉइंट समझ में है। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला पॉइंट क्या बोलता है कि भैया सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा, नेशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सिर्फ कोई एक चीज थोड़ी बनने वाली है, बहुत सारी चीजें बनने वाली है। क्या क्या प्रोड्यूस करना है और सभी की मात्रा भी डिसाइड करनी है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस में आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना है कि देश में जो भी प्रोडक्शन होने वाला है वो लेबर से करवाया जाए या कैपिटल से करवाया जाए, लेबर इंटेंसिव रखे या कैपिटल इंटेंसिव रखे। जाहिर सी बात है, अगर आपके देश में लेबर ज्यादा है तो गो फॉर लेबर इंटेंसिव, अगर आपके देश में कैपिटल ज्यादा है गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव, यानी मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है भाई, किसका कितना शेयर है, गरीबों के लिए कितना है, अमीरों के लिए कितना है, मिडिल क्लास के लिए क्या लेकर आ रहे हो। ये सारी चीजें भी देश को डिसाइड करनी पड़ती है और देश करता है डिसाइड। और लास्टली, व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड। बेटा आप लोग अकाउंट्स में भी प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप लोग डेप्रीसिएशन की भी प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज अभी यूज करके खत्म करके खर्च कर दें तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचेगा। जरा आप सोचिए, आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए पड़े, आपने बोला इसमें तो मेरा जीवन मस्त बीत जाए, और आपने बेटा उस पैसे को खर्च करना चालू कर दिया, आपने भर भर के खर्च कर दिया, आपके मरने तक वो पैसा पूरा खत्म हो गया। आप बोले हाँ चलो अब मैं मरने ही वाला हूं, वैसे भी पैसा भी खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ता है। बेटा इससे आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलोगे, अभी आप स्वार्थी होकर बोले हाँ ठीक है ना वो अपना कमा लेंगे, जरा इमेजिन करो यही सोच आपके मम्मी पापा ने रखी होती तो, यही सोच आपके दादा दादी ने रखी होती तो, यही सोच आपके परदादा और परदादी ने रखी होती तो आज आपके पास कुछ नहीं होता। तो हर इंसान ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोविजन करके रखना चाहिए। उसी तरीके से एक देश सारे नेचुरल रिसोर्सेस, मैनमेड रिसोर्सेस या पैसा या गोल्ड अभी खर्च नहीं कर सकता। अरे हमारे सामने डिमांड का, वांट्स का अंबार लगा हुआ है, हमारे पास पैसे लिमिटेड है, लेकिन हम फिर भी सारे रिसोर्स खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोविजन करनी पड़ेगी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए वांट्स है हमारे सामने इतनी, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेस हैं इतने, और ये सारे के सारे रिसोर्सेस भी खर्च नहीं कर सकते क्योंकि खर्च कर दिया तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। तो इसमें से भी थोड़ा हिस्सा निकाल के प्रोविजन करनी पड़ती है फ्यूचर के लिए। ये भी तो एक समस्या है। एक तो आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। बेटा है पहले से आपके पास इतना, गरीबी उसमें भी आटा गीला हो गया, है ही इतने से पैसे इतने रिसोर्सेस, इसमें से भी प्रोविजन करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए, नहीं तो आपकी फ्यूचर जनरेशन स्टैटिक हो जाएगी, नॉन मूविंग हो जाएगी। तो ये है 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो 4 मुख्य सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कौन सी है सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो, सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। एवरी सोसाइटी ऑल्सो हैज टू डिसाइड व्हाट क्वांटिटी। मैंने कहा था ना व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 सवाल है, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं। क्योंकि सारी वांट्स तो सेटिस्फाई होने से रही, सब प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, तो हियर वी नीड टू डिसाइड। बात समझ में आई। नेक्स्ट,
हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, यहां पर बेसिकली आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना। सोसाइटी हैज टू डिसाइड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव यानी लेबर का प्रयोग करें या कैपिटल इंटेंसिव। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके पास क्या अवेलेबल है। अगर आपके पास लेबर अवेलेबल है यूज लेबर इंटेंसिव, अगर कैपिटल अवेलेबल है यूज कैपिटल इंटेंसिव। यानी डिपेंड करता है टोटली अवेलेबिलिटी पर और कॉस्ट पर भी। जो सस्ता है वही यूज करेंगे, और जाहिर सी बात है अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर सस्ता होगा, उसी को यूज करेंगे। कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल सस्ता होगा, कैपिटल को यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि सोसाइटी में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें किसका कितना शेयर है, किसके लिए हम क्या क्या बना रहे हैं। सभी गरीबों के लिए नहीं बना सकते, सब कुछ अमीरों के लिए भी नहीं बना सकते, सब कुछ मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए भी नहीं बना सकते। हियर वी नीड टू डिसाइड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। The society has to decide how goods and services should be distributed among member of society. In another word, it has to decide share of different people in national product. जो भी हमारे देश, राष्ट्र, सोसाइटी में बन रहा है उसमें किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। एक बच्चा नोट्स मांग रहा है, मैं उसको नोट्स दे दूं। जो भैया उसको नोट्स दे दी, मैंने क्यूआर कोड ही भेज दिया है बेसिकली बच्चे को। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस समझ गए। लास्ट है प्रोविजन। आपको बेटा पैसा जोड़ना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज बचाने पड़ेंगे, आप सब कुछ करंट कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। द सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, अदरवाइज इट वुड बिकम स्टैटिक एंड लीड टू डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, नॉन मूविंग। हमारी सोसाइटी वहीं पर रुक जाएगी और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, खान पान का तरीका सब गिर जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में। तो बहुत सिंपल है बेटा, इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है, सारी चीजें। सो बच्चों, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ऑल नेशन, ऑल सोसाइटी हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सर कोई ऐसी सोसाइटी है या कोई एक ऐसी कंट्री है, डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कोई है ऐसी इकोनॉमी जिसने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन हर एक को, विदाउट फेल सभी को सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास होते हैं रिसोर्सेस लिमिटेड और उनके भी है ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर अगर हाइपोथेटिकली इमेजिनरी सिचुएशन में रिसोर्सेस को अनलिमिटेड कर दूं तो कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर सर रिसोर्सेस के मल्टीपल यूज की जगह सिंगल यूज हो जाए तो भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता ही इसलिए है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को चार पार्ट में डिवाइड करा गया है। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी नेशन और सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है क्या प्रोड्यूस करना है और क्या क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना पड़ता है, लेबर इंटेंसिव यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, डिसाइड करना पड़ता है नेशनल आउटपुट में किसका कितना शेयर है। और लास्टली प्रोविजन, अगर प्रोविजन नहीं करी तो सर क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप प्रोविजन नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बन जाएगी स्टैटिक और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। सर इस पर सवाल कैसा आ सकता है, इस पर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या क्या कवर करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीजें कवर होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी शैल बी प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस पे क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन क्या है। हाउ टू प्रोड्यूस बहुत सिंपल है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो लेबर वर्क करेगी,
कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है तो कैपिटल इंटेंसिव यानी बेसिकली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस पे तो एज सच क्वेश्चन बनता नहीं। हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किस चीज की बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है या प्रोविजन की बात करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। और प्रोविजन, प्रोविजन नहीं किया तो क्या होगा, सोसाइटी स्टैटिक हो जाएगी। अच्छा एक सवाल ये भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, when to produce and for whom to produce। so when to produce is not a central economic problem। यही 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसे भर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसे पढ़ के रिप्लाई आपका कर दूंगा। ओके सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ गए। अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, ऑल्दो बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अच्छे से समझना। सबसे पहला टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है जो एक्सट्रीम एंड पर आता है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में पहले थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंसिवली नेक्स्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चा बाटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। यूएस को हम अक्सर सुनते हैं कि भैया कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स मिलके सब डिसाइड करते हैं क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं वो भी बेटा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही होते हैं। यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल और इंटरवेंशन मिनिमम रहता है या नेक्स्ट टू जीरो रहता है। मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बायर और सेलर मिलके ही ले रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल यहां पर सिर्फ लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, जस्टिस यानी न्याय व्यवस्था के लिए ही है। बाकी गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में एकदम इररेलेवेंट है, इमटेरियल है, एकदम मिनिमम इंटरवेंशन है। ऐसी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका एक एग्जांपल देता हूं बेटा, यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहां पे मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है, वहां पे हर चीज प्राइवेटाइज्ड है। सर इंडिया के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो एक ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। बायर डिसाइड करता है, अपनी मांग रखता है, सेलर उसे बनाता है, सेलर उसे प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस करके सेलर उसे सेल करता है। तो बायर एंड सेलर मिलके ही सब डिसाइड करते हैं। प्राइसेस भी ये खुद ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर टेस्ला की कार है, समझो बेटा टिंडर की सर्विस है, तुम लोग जो लेते हो टिंडर की सर्विस है, कौन डिसाइड करता है, बायर सेलर मिलके नेगोशिएट करते हैं। सर आप बोलेंगे कि नेगोशिएशन तो होता नहीं, नेगोशिएशन होता है, अलग तरीके से होता है। मैं सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा। हर जगह नेगोशिएशन होता है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे, इसमें भी नेगोशिएशन है। क्योंकि भैया जब मैंने फुल प्राइस रखा था सब्सक्रिप्शन कम जा रहे होंगे, हमने 50% ऑफ कर दिया, सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रहे हैं। इनडायरेक्टली जब प्राइस ज्यादा रहता है तो बायर कम बाय करते हैं। सेलर को समझ में आ जाता है कि सामने वाला प्राइस कम करने की मांग कर रहा है, हम प्राइस कम कर देते हैं, क्वांटिटी ज्यादा जाती है, तो नेगोशिएशन होता है।
फॉरगेट अबाउट नेगोशिएशन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रहती है जहां पर बायर और सेलर मिलके ही सब डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस होगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। प्राइसेस भी खुद ही डिसाइड करते हैं। रिसोर्सेज जो है प्राइवेट सेक्टर ही उन्हें यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। गवर्नमेंट का जो रोल है वो मिनिमम है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो मिनिमम है। गवर्नमेंट का बस यहां पर काम क्या है बेटा, डिफेंस है, जस्टिस है, या छोटे मोटे पब्लिक वर्क है। सर फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी इससे बिल्कुल उल्टा। अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बहुत चर्चा करना बाकी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स बहुत है। सिमिलरली मिक्स्ड और सोशलिस्ट में भी बहुत चर्चा करना बाकी है, अभी तो मैं बस आपको समझा रहा हूं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रहती है जहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं सब गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल। यहां पर बायर एंड सेलर इनका कुछ खास रोल रहता नहीं है। यहां पर जो प्राइजेस हैं डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जैसे कि बेटा अगर मान लीजिए वहां पे गैस सिलेंडर है, उसका रेट भी गवर्नमेंट तय करेगी, पेट्रोल गवर्नमेंट तय करेगी, वेजिटेबल्स गवर्नमेंट तय करेगी, मूवी देखनी है गवर्नमेंट तय करेगी कितने रुपए की, बस सर्विस गवर्नमेंट तय करेगी, सैलरी गवर्नमेंट तय करेगी, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। सर ऐसी कोई इकोनॉमी है? हाँ, थोड़ी बहुत चाइना ऐसी इकोनॉमी को रिजेंबल करता है, या फिर आपका नॉर्थ कोरिया। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट डिटरमाइंड है। बायर एंड सेलर मिलकर अपना डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट को नहीं चलाते। गवर्नमेंट को जो लगता है गवर्नमेंट वही प्रोड्यूस करवाती है या करती है। गवर्नमेंट ये सारी चीजों के प्राइस डिसाइड करती है। कंज्यूमर के पास इतने चॉइसेस अवेलेबल नहीं रहता है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे दो तीन चीजें और इंश्योर करती है। गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि मैं ही सब कुछ करके देने वाला सर्वे सर्वा हूं, तो मैं एक चीज तो इंश्योर करूंगा कि सबको काम मिले, कोई जॉबलेस ना रहे, और सबको सोशल सिक्योरिटी यानी पेंशन, ओल्ड एज होम, मेडिकल फैसिलिटी मिले। तो कुछ इसके पॉजिटिव साइड्स भी है। तो देखिए दोनों इकोनॉमी तो बिल्कुल उल्टी हो गई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास है, बायर एंड सेलर के पास है। यही सब लोग मिलके इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सब ये डिसाइड करते हैं बायर एंड सेलर मिलके। गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ डिफेंस और जस्टिस के लिए। Socialist economy, on the other hand, is type of economic system in which all means of production are under control of government, are under control of state. Everything is decided by government. इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। फिर इन दोनों के मिश्रण से बना बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम करता है, गवर्नमेंट भी अपना काम करती है। बेस्ट एग्जांपल इंडिया। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यहां पर ओला उबर भी चल रही है तो गवर्नमेंट की बसें भी चल रही है। ओला उबर वाले अपना रेट खुद डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट की बसेस वाले अपना रेट खुद डिसाइड करते हैं, मतलब सरकार डिसाइड करती है। यहां पर ट्रेन्स भी चल रही है तो प्राइवेट प्लेन्स भी चल रहे हैं। प्लेन वाले अपना फेयर खुद डिसाइड कर रहे हैं, ट्रेन वाले टिकट का जो रेट है वो गवर्नमेंट डिटरमाइंड है। यहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राइवेट सेक्टर अनअकैडमी खुद डिसाइड कर रही है, लेकिन पेट्रोल और एलपीजी यानी कि वो जो गैस सिलेंडर आते हैं उसका रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर कैपिटलिज्म के अच्छे अच्छे फीचर ले लिए, सोशलिज्म के भी अच्छे अच्छे फीचर ले लिए, और एक नई टाइप की इकोनॉमी बना दी गई। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पास भी इंडिपेंडेंस है और गवर्नमेंट भी अपना काम करती है। तो आखिरकार ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बोलती है तेको जो करना है वो तू कर, तेको जितना प्रॉफिट कमाना है कमा, बायर और सेलर मिलकर तुम्हें जो डिसाइड करना है करो, बस कुछ एरिया हम हमारे पास रखेंगे, जैसे पब्लिक यूटिलिटी, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, ये हम हमारे पास रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, क्योंकि वहां पे हम तुम्हारे हाथ में दे नहीं सकते, खतरा बन जाए। तो बढ़िया है ना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एकदम एकदम लेफ्ट साइड में, वो बोलते हैं कि भैया बायर और सेलर मिलके ही सब डिसाइड करेंगे, हम लोग मिलके ही डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस, क्वांटिटी सब डिसाइड करेंगे, रिसोर्सेज भी हम यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, हम ही आपस में खरीदेंगे बेचेंगे सब कर लेंगे।
गवर्नमेंट तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम सिर्फ डिफेंस और जस्टिस देखो। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी कमांड गवर्नमेंट के पास चली गई, तो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है, गवर्नमेंट ही हर चीज का प्रोडक्शन करेगी या करवाएगी, लेकिन प्राइसेस गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। यहाँ पे इंडिविजुअल को कोई फ्रीडम, कोई चॉइसेस नहीं मिलते, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सर, उसमें कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम करता है और गवर्नमेंट भी अपना काम करती है। अरे सेम सर्विस में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों होती है। बीएसएनएल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, पर दूसरी ओर एयरटेल आइडिया भी तो चल रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप बोलेंगे सर सबसे बेस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? देखिए, एकदम एक्सट्रीम कैपिटलिज्म या एक्सट्रीम सोशलिज्म दोनों ही अच्छा नहीं है, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है। सर मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म कितना होता है, सोशलिज्म कितना होता है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक पार्टी है, ये पार्टी, और उस पार्टी में मैं 5 लोगों को बुला रहा हूं, अमन, बंटी, चिंटू, थोड़े बड़े बड़े लोगों के नाम लेता हूं, अमन, भरत, चेतन, चेतन, दीपांशु, और ई से एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, 5 लोगों को बोला। मजेदार एग्जाम्पल है, सुनना, बहुत मजा आने वाला है तुमको इस एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने बोला भैया थोड़ा गला गीला करोगे? हाँ बोले, हाँ हाँ सर, सब गला गीला करेंगे। मैंने सबको एक एक ग्लास दिया। मैंने बोला व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? मैंने पहले एलिजाबेथ से पूछा। एलिजाबेथ बोलती है कि सर आई वुड लाइक टू हैव फुल ग्लास ऑफ वाटर। लेट्स कंसिडर दिस वाटर, इस वाटर को हम सोशलिस्ट मान लेते हैं, सोशलिज्म। वही मैंने अमन से पूछा, अमन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अमन टोल्ड कि सर पूरा पूरा का पूरा नीट पीने वाला हूं मैं, सिंगल मॉल्ट पीने वाला हूं आज मैं। अभी सिंगल मॉल्ट क्या होता है मैंने तो पिया नहीं, मुझे पता नहीं, पर लेट्स से ये कैपिटलिज्म है। तो देखिए, एक और है कैपिटलिज्म और एक और है सोशलिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म भी अच्छा नहीं है। मैं भरत के पास आया, मैंने बोला भरत व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? तो बोलता है सर देखिए हार्ड पैक बनाना मेरे लिए। तो मैंने क्या किया बेटा, उसके लिए देखिए दारू ज्यादा डाली, थोड़ा सा पानी डाल के दिया। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के दिया, थोड़ा सा पानी। मैंने बोला चेतन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? तो बोलता है सर 50-50 का मिश्रण कर दो। और दीपांशु बोलता है सर, सर नहीं, फ्रेंड, ब्रो, मुझे एक काम करो, मुझको ना थोड़ा पानी ज्यादा डाल के दो, मैं थोड़ा लाइट पैक पीना चाहता हूं। बेटा आप एलिजाबेथ को देखिए, एलिजाबेथ जो है वो प्योर सोशलिस्ट है, और दूसरी ओर अमन जो है वो प्योर कैपिटलिस्ट है। लेकिन उसके अलावा भरत, चेतन और दीपांशु, इन्होंने मिक्सचर किया है, इन्होंने मिक्स किया, ये तीनों मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर मैं इसको कैपिटलिज्म मान लूं तो ये सोशलिज्म होगा। दोनों बिल्कुल अपोजिट एंड पे। उसके अलावा ये तीनों जो है, ये जो तीनों है ना बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना बेटा, उसके अंदर कैपिटलिज्म ज्यादा है और सोशलिज्म कम है। वही चेतन को देखें तो इसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म बराबर है। और अगर मैं दीपांशु को देखूं तो उसमें सोशलिज्म ज्यादा है और कैपिटलिज्म कम है तो तीनों ही मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बच्चा बाड़ी ध्यान से सुनिएगा, अमन जो है वो प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। while Elizabeth here is socialist economy, everything is decided by government itself। और उसके अलावा ये तीनों है ना, ये तीनों मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब हो सकता है तुम ऐसे मिक्सचर में हो, ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है पर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है।
हो सकता है बेटा दोनों का इक्वल एग्जिस्टेंस है, हो सकता है बेटा कि कैपिटलिज्म ज्यादा है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया ने कौन सा पाथ अपना है। इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद 1947 से लेकर 1992 तक या तो एलिजाबेथ की तरह प्योर सोशलिस्ट या तो ये वाला पाथ अपनाया था। 1992 के बाद एलपीजी पॉलिसी आई और गवर्नमेंट इस ओर बढ़ रही है। बेटा ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कहीं यहां पर स्टैंड करते हैं। सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम किसी दिन पूरे कैपिटलिस्ट हो जाएं? मे बी मे नॉट बी, दैट आई डोंट नो। पर बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में थोड़ा ज्यादा दबाव रहता है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। तो भैया 1947 से लेकर 1992 तक हम यहां से यहां पर पहुंचे, ठीक है। 1992 में हमको लगा कि नहीं भैया गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं कर सकती इकोनॉमी को, उसके बाद इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चालू किया, एलपीजी पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ाया और अभी देखिए मेजर एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर ही करता है, रेलवे भी प्राइवेटाइज हो रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है आप लोगों की। तो भैया अभी प्राइवेटाइजेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो है तो ये तीनों ही मिक्स, क्योंकि अंदर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के फीचर हैं, लेकिन इसमें सोशलिस्ट फीचर ज्यादा है, इसमें कैपिटलिस्ट फीचर ज्यादा है, कहलाएंगे सभी में। तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर यूज करके प्रोडक्शन करेगा, बायर और सेलर मिलकर सब डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं है, मिनिमम इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का सिर्फ नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी में। वहीं दूसरी ओर सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां पे सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट रखेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों का एक्सिस्टेंस। आइए शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। कल डिटेल में चर्चा करेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा, अभी सिर्फ समझ लेते हैं। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? ये यूएस का नक्शा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता। इसे लेजे फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। लेजे फेयर यानी लेट इट बी, गवर्नमेंट बोलती है लेट इट बी, तुम लोग ही देख लो। इसे लेजे फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। लेजे फेयर मतलब लेट इट बी, प्राइवेट सेक्टर तुम तुम्हारा देख लो, लेट इट बी, यू डू योरसेल्फ। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजे फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा लेट इट। हियर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास रहते हैं सर? प्रोडक्शन के रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास, आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, से प्रॉफिट के लिए काम। बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, एक होता है पब्लिक प्रॉपर्टी और एक होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर कोई बोलता है कि भैया मैं ही काम धंधा करूंगा, मैं ही पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कमाऊंगा, और हर कोई प्रॉफिट मोटिव के पीछे भागता है। सो हर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, घर, गाड़ी, बंगला, फोन। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि हर कोई आके यूज कर ले। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएगा। इधर जितने भी डिसीजंस होते हैं कंज्यूमर और बिजनेस यानी कि बायर और सेलर मिलकर करते हैं, गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड है। बात समझ में? कल डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटलिज्म को, अभी ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। 2-3 पॉइंट को मैं और एलैबोरेट करूंगा, जैसे थर्ड नंबर के पॉइंट को बहुत खींचना है मुझे, अभी सिर्फ सुन लीजिए। सो भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी या सिर्फ मार्केट इकोनॉमी या लेजे फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। सभी लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी कमाना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पब्लिक वर्क कोई नहीं करना चाहता। बायर और सेलर, कंज्यूमर और बिजनेस मिलके सारे डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट का रोल मिनिमम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी देर बाद देखें। फिर पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाइना का नक्शा। सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया लेकर आए थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में। रशिया के थे, रशिया तुम्हारी फेवरेट कंट्री। तो बेटा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स लेकर आए ये आइडिया। क्या बोलता है ये आइडिया? ये आइडिया बोलता है सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो। बेटा सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड ना हो, सब कुछ कॉमन यूज के लिए हो, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्टिव ओनरशिप बाय स्टेट। तो ये बोलते हैं हम रोड बनाएंगे उसे सबको यूज करो, हम स्टेडियम बनाएंगे उसे हर कोई यूज करो,
हम बसेस बनाएंगे, सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, प्राइवेट व्हीकल का यूज मत करो। हम स्विमिंग पूल बनाएंगे बड़े बड़े, आप उसे यूज करें। हम हॉस्पिटल बनाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेंगे। हम स्कूल बनाएंगे, वो प्राइवेट स्कूल नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल रहेंगे। ये आइडिया कौन लेकर आया था बेटा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स लेकर आए थे। तो हुआ क्या था, रशिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था लेबर क्लास का। तो बेटा दो विचारवादी लोग आए, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल नाम था उनका। उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया। बोले हम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करे। प्राइवेट स्कूल नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल बनेंगे। सभी के लिए प्राइवेट स्कूल बंद, गवर्नमेंट स्कूल। सभी के लिए बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन, सबके लिए गवर्नमेंट चीजें रहेंगी। राशन भी आपको गवर्नमेंट की दुकान पे मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल। और उस टाइम पे जो जनता थी वो बहुत ज्यादा पीड़ित थी, तो वो इस बात को मान गए। लेकिन फिर बेटा रशिया टूटा। यूएसएसआर था पहले उसका नाम, फिर वो टूटा। बेलारूस अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ, और भी बहुत सारे, मेरे को तो नाम भी याद नहीं। बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, उज्बेकिस्तान, ये सब अलग हुए उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा बांधने की कोशिश कर दी। सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो कैसा चलेगा? आप जरा सोचिए, आपके मम्मी पापा कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर अगर वो आपको लास्ट तक, अगर हमेशा जीवन भर कंट्रोल करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रहती है जहां सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसके बारे में भी डिटेल में बहुत चर्चा है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। इसकी चर्चा जैसे ही खत्म होगी ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि मेजर डिस्कशन सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का ही है। अभी तो सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया दिया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए, प्राइवेट कुछ नहीं होना चाहिए, सब पब्लिक होना चाहिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी, सर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छे। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मार्केट सिस्टम यानी कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट सिस्टम यानी सोशलिज्म, दोनों एग्जिस्ट करें। In mixed economy, the aim is to develop a system which try to include best feature of both economy while excluding demerits of both. अरे प्रयास करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी को एक ऐसी इकोनॉमी बनाए, एक ऐसी इकोनॉमी बनाए जिसमें सोशलिज्म के भी अच्छे अच्छे फीचर हो और कैपिटलिज्म के भी अच्छे अच्छे फीचर्स हो, और दोनों के डीमेरिट्स हटाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना काम करेगी, और ज्वाइंटली मिलके भी कभी कभी कोई काम करना पड़े तो करेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, अनअकैडमी चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, टाटा चल रहा है, अडानी चल रहा है। पब्लिक सेक्टर भी चल रहा है, रेलवे चल रही है, भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी चल रहे हैं। और ज्वाइंटली मिलके भी काम करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि अमूल एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ज्वाइंट सेक्टर का। तो देखिए मैंने आपको शॉर्ट में सब समझा देना है अभी। सबसे पहले आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या लेजे फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। यहां पे जितने भी रिसोर्सेस है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सारे डिसीजन बायर और सेलर मिलकर लेंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रोल नहीं है। जो भी है वो छोटा मोटा लॉ, डिफेंस ऑर्डर के लिए। देन कम सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने प्रपोज किया 1848 में। इन्होंने बोला कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जिसके अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के बेस्ट बेस्ट फीचर डाल दिया और दोनों के डीमेरिट्स निकाल दिए। यहां पर सब लोग मिलकर अपना अपना काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है, पब्लिक सेक्टर अपना काम करती है, और मिलके भी काम करते हैं, ज्वाइंटली भी काम करते हैं। सर तीनों में से बेस्ट क्या है मेरे हिसाब से माने तो मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड में बहुत होता है, मिक्स्ड में कैपिटलिज्म ज्यादा और सोशलिज्म कम, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बराबर, या कैपिटलिज्म कम सोशलिज्म ज्यादा, तीनों मिक्स हैं। अब तीनों में से कौन सा मिक्सचर चूज करना है आप अपने हिसाब से देखिए, अपने देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखिए। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे। आज हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई करी, कल यही चीज को आगे लेकर जाएंगे, और कल और परसों यानी 5th लेक्चर में मैं चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। लेक्चर को ईमानदारी से देखिए और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इससे बेहतरीन ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है।
14th अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है. प्लीज हैव अ लुक एट दिस ऑफर. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट, डिफिकल्टी, just post it in comment section. I'll solve all your queries. Thank you so much.